वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर कमांडोज। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं केमिकल काइनेटिक्स की। तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है जिसको शामिल किया गया है फिजिकल केमिस्ट्री में। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आप ना मेरी इस सीरीज में वाह उस्ताद जी, जिसका मैंने नाम रखा है वाह उस्ताद जी, तो आप इस सीरीज के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं ना, जो चैप्टर्स हैं केमिकल काइनेटिक्स एज वेल एज होल केमिस्ट्री, मैं आपको बहुत ईजिली स्मूथली समझा दूंगा और इसके बाद आपको किसी लेक्चर को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, हम लोग थोड़ा सा बात कम करते हैं और टॉपिक पे अपने आते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल जो वर्ड है इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस, ओके। और काइनेटिक्स जो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब आता है मूवमेंट मीन्स स्पीड। तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सवाल इस बात का है कि सर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर दवाएं बन रही हैं, मेडिसिन तैयार हो रही हैं, उन इंडस्ट्रीज़ का सबसे पहला पर्पस ये होता है कि वे केमिकल रिएक्शन की स्पीड को पिकअप करें, बढ़ाएं और कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकें, जिसके ज़रिए से वो मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर सके, ठीक है। नए मॉलिक्यूल्स को जल्दी से बना सकें, स्पीड फास्ट हो सके। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में सबसे ज़्यादा जो यूजेज होते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपके माइंड में शायद ये आ रही हो कि सर अब तो ज़माना टेक्नोलॉजी का है और चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं, लोग स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। कंटेंट मैटर करता है कि टीचर कितना अच्छे से, कितने ढंग से आपको समझा सकता है, ठीक है ना। तो मैं मैनुअली आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, शुरुआत है मेरी, अभी चीज़ें बहुत सीमित हैं, बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन आने वाले वक्त में तमाम सपोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म से बच्चों, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मैं ज़रा इस पूरे चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स को सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, हम इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसको एक फ्रेम बना करके पहले वाले पेज पे लिख लेंगे, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग हमारी आसान रहे कि हम बेसिकली किस तरीके से मूव करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स की। तो बच्चों, यहाँ पर मैं ज़रा मार्कर को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। केमिकल, यस प्लीज़, काइनेटिक्स, ये चैप्टर है आपका 3rd, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। और एक एक चैप्टर के मैं आपको वीडियो शूट करके दूंगा और आप अच्छे से ढंग से इसको पढ़ पाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बच्चों कि आप इस लेक्चर को लेने के बाद किसी दूसरे लेक्चर के लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बोर्ड्स के हों, चाहे वो नीट, IIT, JEE की जहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से, आप उसको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझ करके लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करना रहेगा आपको हमारे साथ में। नया चेहरा है शायद यूट्यूब पर, तो अब देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। केमिकल काइनेटिक्स को अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो इसमें टॉपिक्स कई आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन का बच्चों। क्या आएगा? हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। तो जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कोई केमिकल रिएक्शन कितना इजीली हो पा रही है, कितना फीजेबल है, कितना आराम से हो जाएगी, उसकी क्या कंडीशंस रहेंगी, ये बताऊंगा। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा व्यू आपको देने की कोशिश करूंगा, फिर स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों क्या है? इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक जब देखेंगे तो इसमें आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरे टॉपिक में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑन द, यस प्लीज, बेसिस ऑफ स्पीड, बेसिस ऑफ स्पीड, यानी केमिकल रिएक्शन अपनी स्पीड की बेसिस पर, अपने रेट के बेसिस पर, अपनी वेलोसिटी के बेसिस पर कितने भागों में बांटी गई हैं, कितने पार्ट्स में कैटेगराइज की गई हैं। तो यहाँ पर बच्चों 3 आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। मतलब क्या रहेगा? वेरी फास्ट रिएक्शंस, जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है ना। इन रिएक्शंस के होने में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है ना, इंस्टेंट रिएक्शंस होती हैं। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन है इनकी फिर से कैटेगरी 2 बांटी गई हैं बच्चों।
ठीक है ना। पहले क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, और दूसरी जो रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ये रिएक्शन जो होती है बहुत फास्ट होती हैं। इस चैप्टर में हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो बहुत तेज रिएक्शन होते हैं उनकी स्पीड के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आपका थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। हम इन रिएक्शंस की स्पीड के बारे में बात नहीं करने वाले। फिर आती है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस। तो जो बहुत स्लो रिएक्शंस है इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक ग्रेफाइट, डायमंड का ग्रेफाइट में चेंज होना, दूसरा H2 और ऑक्सीजन की मदद से इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट ना हो तब H2 और ऑक्सीजन की मदद से पानी का बनना। यह भी प्रोसेस बहुत स्लो होती है। इन रिएक्शंस को भी हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले, इनकी स्पीड के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। बहुत फायदे की बात मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको देखने को जो मिलेगा वो मिलेगा स्लो रिएक्शंस। बच्चों इन स्लो रिएक्शंस को हम लोग बेसिकली मॉडरेट स्पीड की केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो स्लो रिएक्शंस होती हैं इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो स्लो रिएक्शंस होती हैं डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो कितने अब तक टॉपिक हुए बच्चों, एक इंट्रो, दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के आधार पर बेसिस पर हम केमिकल रिएक्शन को कितने भागों में बांटेंगे। वेरी फास्ट बहुत तेज होने वाली, वेरी स्लो बहुत स्लो होने वाली, स्लो मीन थोड़ा सा मंद होने वाली, जिनकी स्पीड एक जो रिएक्शंस हमारी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो जाती हैं। मतलब एक डेफिनेट टाइम में, कोई 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है, कोई 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन। सर एग्जांपल बता दीजिए कुछ इसके। तो मैं आपको थोड़े से एग्जांपल बताऊंगा, हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारी स्लो रिएक्शंस के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक। तो मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा आपको। H2 प्लस I2 एरो 2HI, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। डिस्कस करेंगे ऐसे रिएक्शन को हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आएगा N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, ठीक है ना। एक ये भी केमिकल रिएक्शन है जो स्लो स्पीड में होती है। उसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 एरो SO3। अगर हम इसको देखें रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। सर करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई इधर कराइए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कराइए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसको, ठीक। अभी तक टॉपिक कितने हो बच्चों, अभी तक मेरे पास जो टॉपिक निकल के आए हैं वो 2 निकल के आए हैं। और तीसरा जो टॉपिक है बच्चों यहाँ पर वो है रेट ऑफ रिएक्शन का। किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। मतलब कोई रिएक्शन कितनी स्पीड में हो रही है उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना, ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट करेंगे और उस स्पीड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे इसकी बात करने वाले हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन में डेफिनेशन लेंगे, डेफिनेशन। अब फिर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों वो 2 तरीके से हम लोग निकालेंगे। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी हम लोग निकालेंगे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें हमको और पढ़ने को मिलेगा बच्चों वो मिलेगा जी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होगा इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। फिर रेट ऑफ रिएक्शन में हमको और जो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा होता है। जो रिएक्टेंट होते हैं किसी रिएक्शन के दौरान वो डिसअपियर होते हैं, वो टूट रहे होते हैं। तो उनके टूटने की दर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर जो रही है वो हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है ना। प्रोडक्ट अपीयर होता है, प्रोडक्ट के ऑब्टेन करने की रेट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीन्स रॉर के अंदर डेफिनेशन देखेंगे, एवरेज रॉर देखेंगे, इंस्टेंटेनियस रॉर को देखेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है ना बच्चों।
तो ये टॉपिक हम लोग रॉर में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी तक मेरे पास कितने टॉपिक हुए हैं सर? 4 हुए हैं, 3 हुए सॉरी, ठीक है 3 हुए, बहुत बढ़िया। अब हम बात क्या करेंगे बच्चों? अब हम बात करने वाले हैं चौथे टॉपिक की, बहुत मजबूत टॉपिक की बात करने वाले हैं। जो फोर्थ टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा फैक्टर्स यस प्लीज अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसकी बात करने वाले हम लोग यहाँ पर हैं बच्चों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है रोमन डिजिट में मैं लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन। क्या आता है? कंसंट्रेशन। मतलब किसी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो उसकी कंसंट्रेशन का होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जी हाँ, क्या होती हैं जिनके ज़रिए से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होती है। कंसंट्रेशन टर्म जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक आपको निकल के देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग जो सब टॉपिक पढ़ेंगे वो रेट लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रेट लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसी में रेट कांस्टेंट की बात कर लेंगे, रेट कांस्टेंट की बात कर लेंगे, कांस्टेंट। तो रेट लॉ और रेट कांस्टेंट हम लोग एक साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ केमिकल, हाँ ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट लॉ, रेट लॉ का क्या यूनिट होता है इसकी हम बात करने वाले हैं बच्चों। उसके बाद फिर हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ रेट लॉ हो जाएगा इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या आएंगी? सॉरी, इससे पहले एक और टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे आपको? मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर बात करेंगे। अभी आपको शायद ये चीज़ें समझ में ना आ रही हो, बट डोंट वरी, बी हैप्पी, चिंता नहीं करना है बच्चे, आपको बिल्कुल खुश रहना है, अपने साथ रहना है। आप ना साथ देंगे हमारा तो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, ठीक है ना। आपने शायद सोचा भी ना हो कंटेंट आपको इतना ठीक ठाक मिलने वाला है। मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद फिर हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ जी हाँ, अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशंस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करेंगे। यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 रेट इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगी, ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए, फॉर ज़ीरो ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे माय डियर कमांडोस। उसके अलावा दूसरा हम लोग निकालेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालेंगे। फिर एक चीज़ जो थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी में आपको लेके चलूँगा यहाँ पर, वो गुडबर्ग वेगे लॉ की बात करूँगा मैं। गुडबर्ग वेगे लॉ, गुडबर्ग और वेगे का लॉ, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा हम बियॉन्ड एनसीईआरटी चल रहे हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भी नहीं है, तो हम इतना इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक मैंने क्या देखा कि भाई 4 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए गए हैं यहाँ पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रॉर, रार को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते चले जाएंगे। अपना इस पूरे चैप्टर के डिज़ाइन को समझ जाएंगे आप। ये जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ ना, ये फ्लो चार्ट आप जब देखेंगे ना तो पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा कि हाँ इस पूरे चैप्टर में हम कैसे मूव करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं अब इसके सब टॉपिक की सेकंड की बात करूंगा। सेकंड सब टॉपिक इसका क्या निकल के आने वाला है जी? कंसंट्रेशन हो गया। दूसरा आ जाएगा टेम्परेचर। क्या जाएगा? टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। तो इसके अंदर सबसे पहला जो सब टॉपिक पढ़ेंगे जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। किस पर? रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जो रेट कांस्टेंट निकल के क्या आता है इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको रेट कांस्टेंट क्या मिलेगा, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जी
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कौन सा, आर्हीनियस इक्वेशन की, आर्हीनियस यस इक्वेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे EA की। फिर हम लोग निकालेंगे रिलेशन, क्या निकालेंगे बच्चों, रिलेशन बिटवीन, हाँ जी, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में और टेम्परेचर में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब तक कितने हुए सब टॉपिक, जी हाँ 2 हुए हैं। अब तीसरे की बात कर लेंगे हम यहाँ पर बच्चों। तीसरा सब टॉपिक क्या है भाई जी, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, तीसरा है कैटालिस्ट। क्या है बच्चों, जी हाँ कैटालिस्ट है तीसरा सब टॉपिक है कैटालिस्ट। जी हाँ, तो कैटालिस्ट जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे और इसमें पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन EA, एक्टिवेशन एनर्जी पर कैटलिस्ट का क्या इम्पैक्ट जनरेट होता है। ठीक है ना, इसकी हम लोग बात करेंगे। और इसमें जो चौथा सब टॉपिक है बच्चों वो निकल के आएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट होंगे उनका नेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को जी हाँ अफेक्ट करता है। तो 4 अब तक हमने टॉपिक डील किए हैं। क्या, इंट्रो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, स्लो। तो ना वेरी फास्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम लोग, ना वेरी स्लो की बात करने वाले, ना वेरी फास्ट पढ़ेंगे ना वेरी स्लो पढ़ेंगे, हम लोग स्लो को पढ़ेंगे। ये रिएक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर रॉर हमारी 2 तरीके से बांटी गई। एक तो डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, एवरेज रॉर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, रॉर का यूनिट क्या होता है। फिर ROD, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मीन्स रिएक्टेंट के लिए, किसके लिए बच्चों ये है रिएक्टेंट के लिए। और रेट ऑफ अपीयरेंस, ये मैं थोड़ा सा इसको नीचे ला रहा हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ये होता है प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए होता है बच्चों, ये प्रोडक्ट के लिए होता है। फिर हम लोग क्या बात करेंगे भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग रॉर। रॉर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक आएंगे, बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। फिर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में आपको 4 सब टॉपिक और मिलेंगे, कैटालिस्ट और नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। फिर है 5वां इसके अंदर जी, 5वां जो सब टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी। क्या है, कोलिजन, यस प्लीज, थ्योरी। तो बच्चों ये पूरा फ्लो चार्ट है या पूरे चैप्टर का जो डिज़ाइन है ना, मैंने एक ही पेज पर उतार दिया है। आप बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से इस पूरे चैप्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं और हम लोग धीरे धीरे इसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इस पूरे चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, इंट्रो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक, वेरी गुड। चलो भाई बात करते हैं हम लोग इंट्रो की। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल नया हाँ जी कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि चलो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं वाइट बोर्ड के ऊपर चीज़ें अच्छी करके दिखाऊँ। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, हम बात करेंगे इंट्रो की। तो सबसे पहली हेडिंग पड़ जाएगी, क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन ले लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, मैंने बताया था बच्चों ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है ये बेसिकली इसीलिए बनाई ही गई थी कि हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को पता कैसे करेंगे, उस रेट को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, इसीलिए साइंस बनाई गई थी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal rate of chemical reaction, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की रेट को डील करते हैं, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग
केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी उस केमिकल रिएक्शन, हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स उस केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, उसकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं। ये चीज़ हमारी डेफिनेशन बन जाएगी केमिकल काइनेटिक्स की। फिर हम क्या बात करेंगे, फिजिबल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, फिजिबल रिएक्शंस। बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेलिंग मिसमैच हो सकती हैं। एनसीईआरटी आप लेके बैठिए, बहुत ढंग से आपको एनसीईआरटी पेज टू पेज, लाइन टू लाइन समझ में आएगी, ठीक है ना, गारंटेड बता रहा हूँ आपको बच्चों। बहुत जी वक्त देने के बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो आप ना बहुत ढंग से समझिएगा, आप एनसीईआरटी अपने पास रखिए और देखने की कोशिश कीजिए। फिजिबल रिएक्शंस, या हम बात करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, किसके, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, 11th का टॉपिक है बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स कह रही थी कि अगर डेल जी किसी भी प्रोसेस के लिए नेगेटिव आ रहा है, फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी रिएक्शन कह सकते हैं, इफ डेल जी नेगेटिव, इफ डेल जी इज नेगेटिव देन इट इज कैसी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तब ये रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। इसको हम लोग फिजिबल कहते हैं, क्या कहते हैं, फिजिबल रिएक्शन, ठीक है ना। और अगर मेरे पास इफ डेल जी इज पॉजिटिव, तब क्या होगा, इट इज, यस प्लीज, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सर स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होने वाली केमिकल रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और जिसमें आपको काम कराने के लिए, रिएक्शन कराने के बाहर से एनर्जी देनी पड़ जाए बच्चों, उन रिएक्शंस को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अगर डेल जी किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस में शुमार होगा और ये नॉन फिजिबल होगा, नॉन फिजिबल। बस इतनी ही बात की है एनसीईआरटी ने अपने पेज में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ, यस प्लीज, केमिकल रिएक्शन यानी कोई केमिकल रिएक्शन कितनी हद तक पूरी हो चुकी है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे द रिएक्शन, हाँ, हाउ मच कह लेंगे इसको, हाउ मच कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन कितनी हद तक पूरी हो चुकी है, हम इसकी बात करेंगे। हाउ मच कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर हम लोग हाँ डिस्कस करते हैं किसको, केमिकल इक्विलिब्रियम को, किसको, केमिकल इक्विलिब्रियम। इट इज आल्सो 11th का टॉपिक है जी बच्चों, आपने 11th में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। सर 11th की बात मत कीजिए, आप 12th की बात कीजिए, पुरानी बातें मत याद दिलाइए सर, अब बात कीजिए 12th की। कोई बात नहीं है बच्चों, 11th के टॉपिक से मैं शूट करूंगा, तो आप वहां जाकर के देख लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम को, ठीक है ना। फिर थर्ड आपको मैं बताऊंगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी कह रहा है भाई इट इज कॉल्ड यस केमिकल काइनेटिक्स, इसका नाम केमिकल काइनेटिक्स रखा है। ये जैसे जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है जिस लफ्ज़ में, उसी लफ्ज़ में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक। 1 2 3, जी हाँ, बहुत बढ़िया, जी हाँ, एकदम परफेक्टली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, कर भी पाएंगे आप चीज़ों को, ठीक है ना। फिर हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ, यस प्लीज, केमिकल रिएक्शन
ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के बेसिस पर या स्पीड के बेसिस पर या वेलोसिटी के बेसिस पर। तीन नाम में से कुछ भी नाम हो सकता है। वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड हो सकती है, रेट हो सकती है, ठीक है ना। तो वी क्लासिफाइड रिएक्शंस इनटू 3 कैटेगरीज। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहली जो होंगी वेरी फास्ट केमिकल, जी हाँ, रिएक्शंस जो बहुत तेज होती हैं। ये रिएक्शन जो होती हैं, दीज रिएक्शंस आर कंप्लीट इन वेरी, जी, दीज रिएक्शंस कंप्लीट आर छोड़ दो, इन वेरी शॉर्ट टाइम, ये रिएक्शन बहुत कम समय में पूरी हो जाती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल की हम बात करें अगर, न्यूट्रलाइजेशन, यस प्लीज, न्यूट्रलाइजेशन, इसमें क्या होता है, एसिड हमारा, ये एसिड है, किससे रिएक्शन करता है बच्चों, ये बेस से रिएक्शन करता है। इट इज एसिड, इट इज बेस, ये एसिड इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्या बनाता है, साल्ट और प्लस वाटर, ठीक है ना। ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है बच्चों, इसकी स्पीड का हम पता नहीं लगा सकते ना, बहुत कम समय में पूरी होती रिएक्शन। तो हम इसकी स्पीड के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा भाई, उसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की, किसकी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, इनको हिंदी में कहते हैं अवक्षेपण विक्रियाएं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल क्या आएगा, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, ये वाटरी लुक होता है, जैसे पानी होता है ट्रांसपेरेंट दिखता है, ऐसा ये दिखता है। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 के होल ट्वाइस, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी वाटरी लुक होता है, ट्रांसपेरेंट पानी की तरीके से, ये भी होता है, ये भी होता है। दोनों को मिक्स कराएंगे जब हम, तो उस टेस्ट ट्यूब में येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ये लेड आयोडाइड, प्लस बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। क्या रिएक्शन बैलेंस है सर, देख लीजिए क्या है, आयोडीन 2 है, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2K हो गए, 2 से इधर करा दो, NO3 का होल ट्वाइस NO3, ठीक, गुड, कंप्लीट है रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शंस, बहुत तेज जो रिएक्शंस होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस आर नॉट डिस्कस इन दिस चैप्टर। सर ये जब कहते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। वेरी गुड, नॉट डिस्कस इन दिस चैप्टर, गुड। फिर हम बात करेंगे वेरी स्लो केमिकल, यस प्लीज, रिएक्शंस, बहुत स्लो केमिकल रिएक्शंस कौन सी होंगी, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, दीज रिएक्शंस कंप्लीट इन वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय में पूरी होती हैं, बहुत लंबा समय लग जाता है इसमें, ठीक है ना। इसका एग्जांपल उठाएंगे तो जो डायमंड होता है बच्चों, जो हीरा होता है, वो धीरे धीरे काहे में, ग्रेफाइट में बदलता रहता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात NCERT कह रही कि जो डायमंड होता है वो धीरे धीरे क्या बदलता है, ग्रेफाइट में बदलता रहता है। तो डायमंड यहाँ पर वो कहाँ गया बच्चों, ग्रेफाइट में गया। और मैं ना बताऊँ, जिनके पास हीरे रखे हुए हैं, जिनके पास हीरे के ज्वेलरीज हैं, हीरे के अंगूठी हैं, हीरे के और जो दूसरी ज्वेलरीज हैं, आप तैयार रहिए उसको ग्रेफाइट की फॉर्म में देखने के लिए। सर क्या ऐसा होता है, हीरा ग्रेफाइट में चला जाता है? जी हाँ, कहते NCERT यही रहा, लेकिन ये कह रहा कि बहुत स्लो प्रोसेस होती है, ये इतनी स्लो होती है कि 10, 12, 15, 20 साल, 50 साल में भी कोई ख़ास आपको बदलाव हीरे में देखने को नज़र नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा हीरा अपनी फॉर्म में मौजूद है, हीरा ग्रेफाइट में चेंज नहीं हो रहा है, जबकि कॉन्सेप्ट ये बताते हैं कि प्रोसेस बहुत स्लो हो रही है। तो अच्छा बताओ, ऐसी रिएक्शंस की रेट को डिस्कस करने के लिए किसी को बिठा दिया जाए
जो रिएक्शन के 100 साल में पूरी होगी तो उसकी 2 पीढ़ियाँ लग जाएंगी उसकी रेट को निकालने में उसकी रेट को निकालने में उसकी 2 पीढ़ियाँ खर्च हो जाएंगी। तो बच्चों हम ऐसी केमिकल रिएक्शन को डिस्कस नहीं करते यहाँ पर बहुत लंबा समय लगता है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय में पूरी हो रही है ये रिएक्शन। डायमंड किस में चेंज हो रहा है बच्चों? ग्रेफाइट में। दूसरा एग्जाम्पल जो इसका है H2 + O2 से बन रहा है H2O। ये लिक्विड है, गैस है विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट, यस प्लीज, कैटालिस्ट, बिना किसी कैटालिस्ट के ज़रिए से अगर आप किसी एक कंटेनर में, ये कंटेनर आपके पास है, इस कंटेनर में H2 गैस और O2 गैस भर दो तो 50-60 सालों में भी आपको कंटेनर के अंदर कोई विजिबल चेंज या पानी की एक बूंद तक दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि काम बहुत स्लो हो रहा है। अच्छा बताओ, ऐसी केमिकल रिएक्शन की रेट निकाली जा सकती है? आप बताइए अपने कॉमन सेंस से। नहीं निकाली जा सकती। कोई काम बहुत स्लो हो रहा है भाई, उसकी स्पीड कौन निकालेगा? कोई काम बहुत तेज हो पा रहा है, हम सेकंड में घड़ी भी नहीं देख पा रहे हैं, कैसे स्पीड निकाल लेंगे? कोई काम बहुत स्लो हो रहा है जो एक बहुत लंबा टाइम ले रहा है, पीढ़ियाँ खत्म हो रही है उसमें, कैसे उसकी रेट निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो ये वाली फास्ट, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, इनकी रेट को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बात करेंगे? रेट ऑफ जी वेरी फास्ट रिएक्शन, हाँ वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस आर नॉट, रेट ऑफ कर लेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ वेरी स्लो रिएक्शंस इज नॉट डिस्कस, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर। यहाँ जाइए, रेट ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन इज नॉट डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। लगाइए, लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3, गुड। अब हम बात करने वाले हैं उन रिएक्शन की जिनकी रेट हमको पता करनी है इस चैप्टर में, ठीक है ना। जी हाँ, तीसरी जो रिएक्शन है वो है स्लो रिएक्शन। क्या है? स्लो रिएक्शंस, या आप इसको मॉडरेट रिएक्शंस कह सकते हैं। और ये जो रिएक्शंस होती हैं, दीज रिएक्शंस आर कंप्लीट, आर हटाओ यार, कोई मतलब नहीं यहाँ पर। दीज रिएक्शंस कंप्लीट इन अ डेफिनेट टाइम, इन अ डेफिनिट टाइम। इतना टाइम होता है कि आप घड़ी में देख सके 5 मिनट में कोई रिएक्शन हो रही है, कोई 10 मिनट में हो रही है, कोई 15 मिनट में हो रही है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप कि ये रिएक्शन 15 मिनट में हुई है तो 1 मिनट में कितनी रिएक्शन कितने % पूरी होगी, 2 मिनट में कितने % पूरी होगी, इसका पता लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये डेफिनेट टाइम में होती है। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसमें होगा H2 + I2 एरो 2HI। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? सर आपने अभी टॉपिक्स में लिखवा दिया है, N2 + 3H2 एरो 2NH3। और क्या इसमें? N2O5 एरो NO2 + O2। क्या बैलेंस है रिएक्शन ये वाली? नहीं सर, करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 नाइट्रोजन 4 से यहाँ करा दो, हो गई बैलेंस, ठीक है ना। फिर KClO3, इसको हीट कर दो तो ये KCl में प्लस O2 में क्या बैलेंस है? नहीं सर, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है तो 2 से गुणा कराओ, इधर 2 इधर 3। ओके, बात पकड़ में आ रही भाई। दीज, हाँ, रेट ऑफ स्लो रिएक्शंस इज डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग स्लो रिएक्शन की रेट को डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसकी रेट की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। भाई इंक पिलाना पड़ेगा इसको, इंक तो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। चलो भाई, चल रहे हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। क्या सर अगला टॉपिक आपने लिखवाया था? मिटा दो इसको, मिटा दो। 2 टॉपिक करवा दिए हमने। तीसरा टॉपिक, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको शॉर्ट में कहते हैं
ROR, रॉर, ठीक है ना। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग लेंगे तो कैसे लेंगे, जैसे हमारे पास A है, मान लिया ये A हमारा B में कन्वर्ट हो रहा है। शुरू में, बिल्कुल शुरू में, इनिशियल शुरू में मेरे पास A की कंसंट्रेशन 10 मोलर थी, B था ही नहीं क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रही थी, शुरू में रिएक्शन नहीं हो रही थी, तब A 10 मोलर कंसंट्रेशन लिए हुए था। फिर मैंने क्या देखा, आफ्टर 5 मिनट जी इसकी कंसंट्रेशन 8 मोलर हो गई और ये 2 मोलर आ गया। कितना आ गया बच्चों, ये 2 मोलर आया। क्या टाइम के साथ में कंसंट्रेशन में चेंज आया? हाँ सर आया है। तो जब कभी ना किसी केमिकल रिएक्शन की रेट की बात करेंगे ना, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की जब बात करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन में कितना बदलाव आ रहा है। देखो ज़रा, 5 मिनट के बाद A की कंसंट्रेशन 8 मोलर हो गई, मतलब 2 मोलर घट गई ना, ठीक है ना, और B की कंसंट्रेशन 0 थी, 2 मोलर बढ़ गई। तो मैं कहूँगा यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन घट रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। सर डेफिनेशन लिखवाइए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द चेंज इन concentration of reactant or product with reactants or products with respect to time, किसके रिस्पेक्ट में? with respect to time is called, यस प्लीज, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। इतनी बात पकड़ में आ रही सबको? ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर ये उठा लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल ये उठा लेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जी टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात करेंगे तो 2 टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है? एक हो सकती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरी होती है इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। इंस्टैन्टेनियस, बहुत स्मॉल टाइम के अंदर किसी केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा टाइम इंटरवल्स में डेफिनेट हो, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हम क्या बात करेंगे, एग्जांपल उठाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास A है, वही एग्जांपल उठा लिए मैंने, और ये B से रिएक्शन करके प्रोडक्ट C बना रहा है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो एवरेज होगी उसका जो फार्मूला निकल के आएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। A की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज डेल A और लिया गया टाइम डेल T, लिया गया टाइम आपने देखा था ना कितना, 5 मिनट में A की कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया था, 2 का। तो वो जो चेंज इसको डेल A से दिखाया, क्या घटी थी कंसंट्रेशन? हाँ घटी है। तो जब हम घटी है कंसंट्रेशन, इसमें चेंज निकालेंगे तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो 8 में से 10 निकालोगे, माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज जब भी निकालेंगे या इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, रिएक्टेंट के केस में माइनस का निकल के आएगा, माइनस डेल A अपॉन डेल T। अब डेल A की अगर हम बात करेंगे, डेल A इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 8 माइनस 10 तो माइनस का 2, तो रॉर निकाल लो इसका, तो रॉर निकल के आएगा माइनस ये और माइनस का 2 अपॉन 5 मिनट, तो माइनस माइनस प्लस, यानी आपकी रॉर प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ जो माइनस रखने का कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। रिएक्टेंट के केस में जब रॉर निकाली जाएगी तो माइनस वैल्यू ली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर फाइनल वैल्यू घट जाती है इनिशियल से। सॉरी। फिर हम बात करेंगे दूसरी, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज A के रिस्पेक्ट में ये होगी। अब B के रिस्पेक्ट में B भी रिएक्टेंट है तो यहाँ भी माइनस आएगा, डेल B अपॉन
डेल टी। अब सी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, बन रहा होता है, तो यहाँ पर प्लस आता है डेल सी अपॉन डेल टी। तो प्लस लिखा नहीं आता बेसिकली, तो हम केवल डेल सी अपॉन डेल टी कर देंगे, ठीक है ना। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका बच्चों रहता है। मैंने आपको बताया माइनस क्यों आता है, क्योंकि माइनस इसलिए आता है क्योंकि जो ए में चेंज है या बी में चेंज है वो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ठीक। इधर आ जाओ इंस्टेंटेनियस में, ए प्लस बी एरो सी, वही एग्जाम्पल सेम। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बच्चों बहुत कम समय में, यानी जो टाइम टेकन है ये लगभग नियरली किसके हो जाएगा, ज़ीरो के, बहुत छोटा टाइम। तो नाउ थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। डेल टी जो है उसको डी टी से दिखाएंगे, डेल ए को डी ए से दिखाएंगे, डेल बी को डी बी से दिखाएंगे, और डेल सी को हम लोग डी सी से दिखाएंगे। इतना बदलाव आएगा। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालो ज़रा इंस्टेंटेनियस की। तो ए रिएक्टेंट है ना, माइनस लगाएंगे। अब ए की कंसंट्रेशन में चेंज डेल्टा ए नहीं होगा, डी ए होगा। क्यों? क्योंकि ये बात इंस्टेंटेनियस के लिए चल रही है। टाइम डेल्टा टी नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, डी टी। देखो डेल्टा टी बराबर डी टी के, डेल्टा ए बराबर डी ए के, डेल्टा बी बराबर डी बी के, डेल्टा सी बराबर डी सी के, ठीक है ना। ये बदलाव आएगा। इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इलाबोरेट कीजिए। देखिए हो सकता है इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री भी डाल दे। जैसे मैं बात करूं 2a, अनदर एग्जांपल, पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये प्लस 3b एरो 2c, मान लिया इतना आ गया। तो अभी ना रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालने के लिए दे दे तो ध्यान दीजिएगा माइनस लगाएंगे रिएक्टेंट के केस में, और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और जो स्टोइकियोमेट्री होगी ना वो ऑब्लिक इसमें डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जो स्टोइकियोमेट्री होगी रॉर निकालते वक्त वो स्टोइकियोमेट्री ठीक बटे में जाएगी। कहाँ जाएगी? ये जाएगी डिनोमिनेटर में, ठीक है ना बच्चों। मैं कैमरा नहीं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ा जो यूथ है जो कुछ सपने लेकर के काम कर रहा है, मैं उसके लिए रिगार्ड कर रहा हूँ बच्चों। मैं आपके घर, आपके रूम में, या आप जिस जगह पढ़ाई कर रहे हैं मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ आपको कंटेंट डिलीवर करने के लिए कि आपके सपने सच हो जाएं। आपने जिन चीज़ों को देखा है ना, जो सपने देखे हैं वो चीज़ें आपकी सच हो जाएं, आपके डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को मैं आसान कर सकूँ। इसलिए बच्चों मैं इस मेहनत को कर रहा हूँ और आपके सामने इस कंटेंट को डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों अगर ये कंटेंट आपके काम आए तो ज़रूर आप अपनी फ्रेंड सर्कल में इस कंटेंट को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो रॉर जब निकालेंगे स्टोइकियोमेट्री अगर आ जाएगी, देखो आपने देखा रिएक्टेंट में माइनस लाते हैं, हाँ सर लाते हैं, डेल ए अपॉन डेल टी लाते हैं, हाँ लाते हैं सर। यहाँ आपने स्टोइकियोमेट्री रखी, स्टोइकियोमेट्री अपॉन में चली जाएगी, ठीक है ना। इज इक्वल टू यहाँ पर आइए तो माइनस आएगा 1/3 आ जाएगा, स्टोइकियोमेट्री आपकी अपॉन में आएगी। डेल बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस लिखा नहीं जाएगा, 1/2 डेल सी अपॉन डेल टी। इधर आ जाइए, अगर यहाँ पर ये चीज़ यही कहानी दे दे 3b इज इक्वल टू 2c, तो अब यहाँ पर रॉर निकालेंगे हम लोग। क्या है? इंस्टेंटेनियस। लिखना ज़रूरी नहीं है ये जो मैंने लिख दिया ना इंस्टेंटेनियस, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। बस इतना आपको यहाँ पर सिंबल लगना है कि भाई माइनस रिएक्टेंट के केस में आता है, स्टोइकियोमेट्री अपॉन में जाती है। अब ए की कंसंट्रेशन में चेंज डी ए और टाइम टेकन डी टी, क्योंकि यह काम इंस्टेंटेनियस के लिए हो रहा है, इज इक्वल टू -1/3 डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी अपॉन डी टी। लो जी, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका है। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जी हाँ, 1, 2 एंड 3। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया बच्चों। आप इस लेक्चर से आपको फ़ायदा मिल जाए, मेरा थकान दूर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता बच्चों। टीचर
तब थकता है जब उसके बच्चे उसके ज़रिए से डिलीवर कंटेंट से फ़ायदा नहीं उठा पाते, तब टीचर में थकान आती है। अब जब बच्चे उसके ज़रिए से डिलीवर किए गए कंटेंट से फ़ायदा उठाते हैं, कोई थकान नहीं आती। टीचर वो बेहतर होता है जो अपने नॉलेज को अपने बच्चों में डिलीवर कर सके, ठीक है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं, जी हाँ, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने वाले हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के क्या यूनिट्स रहेंगे बच्चों। इसमें भी दो केस बन जाते हैं। मैं ज़रा बीचों बीच में इस टॉपिक को लिख लेता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। यूनिट ऑफ रॉर, तो इसमें दो केस आते हैं। केस 1 आता है फॉर एक्वस मीडियम, किसके लिए, एक्वस मीडियम के लिए, और दूसरा आता है फॉर गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम के लिए यूनिट क्या आएगा। एक्वस मीडियम की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक्वस केमिकल रिएक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, जी हाँ, CH3 COO C2H5 प्लस H2O एरो CH3 COOH प्लस C2H5OH। देखिए एक्वस लिक्विड, एक्वस एक्वस, ठीक है ना, ये एक्वस मीडियम की दी हुई है। इधर आ जाएगी गैसेस में, H2 गैस है प्लस I2 गैस है, एरो 2HI ये भी गैस बना। तो यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे रॉर, तो बच्चों यहाँ पर आएगा चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन प्रेशर यहाँ पर आएगा जब गैस आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बच्चों गैसेस फॉर्म में आते हैं, तो चेंज काहे में आएगा, प्रेशर में आएगा। तो प्रेशर की यूनिट क्या आएगी, ATM, और टाइम की यूनिट क्या आएगी, सेकेंड। तो इज इक्वल टू ATM इंटू अपॉन सेकेंड। अब ये फाइनल वैल्यू आएगी ATM इंटू सेकेंड इनवर्स। लो जी, तो गैसियस मीडियम के लिए रॉर का जो यूनिट आएगा ATM और सेकेंड इनवर्स आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर रॉर जो निकल के आती है वो कंसंट्रेशन में आती है। हाँ, चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा C कंसंट्रेशन में चेंज, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है बच्चों क्या होता है, मोल इनटू लीटर इनवर्स अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो फाइनल आपको जो यूनिट मिलने वाला है वो आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। ये रॉर आएगा, रॉर की यूनिट आएगी किसके लिए, एक्वस मीडियम के लिए। नोट कर लीजिए, ठीक, एक्वस मीडियम के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, गैसेस के लिए ATM इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। गैसेस के लिए प्रेशर आता है और एक्वस के लिए कंसंट्रेशन आती है, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जी ROD। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे होते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन है A, उससे बनना है B, ठीक है ना। या हम चलो कर लेते हैं 2A प्लस 3B एरो C। तो इसकी रॉर निकालो ज़रा, तो रॉर जो निकल के आती है, हाँ क्या लिखेंगे, चेंज इन, इसकी डेफिनेशन निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसकी कंसंट्रेशन में चेंज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, उसको कहते हैं ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा होता है। तो टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा बच्चों वो होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो अगर हम बात करेंगे रॉर की, इस वाली रिएक्शन में रॉर अगर निकालें तो माइनस का 1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, जी हाँ, 2C 1/2 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका ले लें, A का, तो निकल के आएगा, माइनस सिंबल आएगा,
डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी निकल के आएगा। मतलब क्या है, स्टोइकियोमेट्री नहीं आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री आएगी और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टोइकियोमेट्री यस प्लीज नहीं आएगी। देख लो फर्क, खुला फर्क है, ठीक है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। बस इतना करना है, जब डिसअपीयरेंस निकालना हो बच्चों स्टोइकियोमेट्री छोड़ देना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या निकाल लेंगे, कॉन्सेप्ट जो निकल के आएगा बच्चों वो ये आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ, यस प्लीज, यस, ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि 1/2 को अलग कर लिया ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर दूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, ये फार्मूला बन जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा। रॉर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ओके, कर लीजिए। हाँ, 1 2 3। अब है रेट ऑफ अपीयरेंस, तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसमें अपीयरेंस मीन्स बनना होता है, तो प्रोडक्ट कितना टाइम के साथ कितना बन जाएगा प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर फिर से एग्जांपल वही उठाएंगे 2C। तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, अपीयर कौन हो रहा है, C अपीयर हो रहा है, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंबल प्लस का आएगा और यहाँ पर आएगा डेल C अपॉन डेल टी, ठीक है ना, डेल C अपॉन डेल टी। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आया है, 1/2 डेल C अपॉन डेल टी, निकाल लो। ROR इज इक्वल टू 1/2 डेल, चलो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखाइए, कॉन्सेप्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 डेल C अपॉन डेल टी, और डेल C अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ चेंज। देखो यहाँ क्या दिखा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रॉर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस। एम आई राइट, ठीक, नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आप ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ज़रा देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, इन 3 चीज़ों के वैल्यूज़ को पता करना है, मान पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, देखो 2 मोल नाइट्रोजन के डिसअपीयर हो रहे हैं 1 मिनट में, यानी नाइट्रोजन के 2 मोल 1 मिनट में डिसअपीयर हो रहे हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यहाँ पर आपको दी हुई है, मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 के डिसअपीयर होने की रेट क्या होगी, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। माइनस इसलिए क्योंकि रेट जो ऑफ डिसअपीयरेंस है मीन्स रेट जो हमारी होती पॉजिटिव आती हैं, डेल्टा N2 की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव से कट जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकालना है, मतलब N2 आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये क्या है, N2 की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज, और ये क्या है, टाइम टेकन। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर N2 की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है भाई, 2 मोल, ठीक है ना, मोल्स कितने, और ये पूरी रिएक्शन 1 लीटर कंटेनर में हो रही है। तो कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है मोल्स अपान वॉल्यूम, और टाइम कितना है, 1 मिनट। ज़रा ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन, ये फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन का फार्मूला मोल्स अपान वॉल्यूम, और ये टाइम आपका 1 मिनट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फाइनली हम लोग जो वैल्यू निकालने वाले हैं वो क्या निकल के आएगी, 1 लीटर में हो रही है 1, तो मतलब 2 मोल लीटर इनवर्स
और सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। आप कहोगे सर आपने माइनस हटा दिया, बच्चे माइनस जो है ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के साथ में लिखा हुआ है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपकी माइनस थोड़े आएगी, वो तो पॉजिटिव आएगी ना। तो इसलिए मैंने ये माइनस यहाँ पर नहीं लिया है, इस माइनस को छोड़ इसलिए दिया है क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, रेट हमेशा क्या आएंगी जी, पॉजिटिव ही आएंगी रेट सारी की सारी। तो यहाँ पर 2 मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 दिया हुआ है यहाँ पर। अब चलो केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर नोट करेंगे, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। ज़रा निकालो इसके लिए रॉर निकालिए ज़रा। तो रॉर का फार्मूला होता है जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन नेगेटिव, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T चेंज इन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन यस डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन हाँ जी डेल्टा T, ठीक है। अब देखिए माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रॉर जो निकल के आएगी, हम केवल इन दो चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। रॉर इज इक्वल टू 2 मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या है N2 के डिसअपीयर होने की रेट। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक स्टेप आप इसे बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, इसमें आप यहाँ पर लिख लेंगे रॉर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 कितने निकल गए हैं 2 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो रॉर आपके पास ये मिलेगी 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर क्या निकालना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, NH3 के अपीयर होने की रेट बताना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ज़रा जी ये लाइन मान लेते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, किसकी NH3 के अपीयर होने की रेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टोइकियोमेट्री शामिल नहीं होती इसमें, NH3 की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज अपॉन लिया गया टाइम डेल्टा T, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 आएगी। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे इस रॉर को उठाएंगे और ये वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, कंपेयर करेंगे ना कि तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप इन दो को लेकर के सॉल्व कर सकते हो, आप इन को लेकर के सॉल्व कर सकते हो, इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये रॉर और ये उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो रॉर इज इक्वल टू 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T। अब ये जो बच्चों लिखा हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 लिखा हुआ है। अब ये जो 2 है ये आपका इधर आ जाएगा स्टोइकियोमेट्री 2 इंटू रॉर, और ये जो आपको मिल रहा है ये वाला, इसका नाम क्या होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू रॉर कितना निकाला है बच्चों 2 निकाला है, तो 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो रेट ऑफ अपीयरेंस आएगी NH3 की वो बच्चों निकल के आने वाली है 2 इंटू 2 मतलब 4 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इतना काम हो गया, ठीक है ना। ये दूसरी चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली, ये पहली चीज़ हमने निकाल ली रेट ऑफ रिएक्शन। अब तीसरी और निकालना है आपको, मैं यहीं पर निकाल लेता हूँ, ठीक। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों इसको मिटाया जाए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 की अगर हम बात करेंगे, चूँकि डिसअपीयर की बात चल रही है यहाँ पर, तो बच्चों नेगेटिव साइन आएगा डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे इस वाले को और इस सेगमेंट को उठा करके सॉल्व करेंगे। तो रॉर इज इक्वल टू 1/3 और इसको हम कर सकते हैं माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। देखो यहाँ पर 1/3 को अलग कर दिया, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T नीचे कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पास निकल के आ गई। अब देखो बच्चों इस वाली चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ये 3 जो है इधर आ जाएगा 3 इंटू रॉर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका H2 का, और ये फाइनली कितना निकल के आएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू 3 इंटू रॉर आया 2, तो 6 आएगा 6 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि रॉर कैसे निकालेंगे, ROA कैसे निकालेंगे, ROD कैसे निकालेंगे। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन में अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं मैं। यहाँ पर मैं N2O5 एरो 2NO2 प्लस O2
जी हाँ, ये रिएक्शन मैंने कंसिडर कर ली, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 4NO2 हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने ली। अब देखो ज़रा क्वेश्चन को हम कहाँ किस फॉर्म में पाएंगे। क्या लिखा हुआ है, इफ़ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज़, यानी NO2 की रेट जो है वो है 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देन फाइंड, तब आपको बताना है क्या, रॉर बताना है, ROA ऑफ O2 बता देना है, मान लो ROD ऑफ N2O5 बताना है। लो जी, ये सवाल आपके पास आया। N2O5 के टूटने की दर बताना है, ऑक्सीजन के बनने की दर, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। ये सवाल आपके पास आया। देखो बच्चों, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। किसी भी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। कोशिश हमारी यही है कि आपको 100% चीज़ें समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। तो एक एग्जांपल कराया मैंने, दूसरा फिर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें इन सब चीज़ों को, ताकि आप अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ लें। आंसर सबसे पहले नोट डाउन करेंगे केमिकल रिएक्शन को, N2O5 एरो NO2 प्लस O2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब इसके लिए रॉर निकालो ज़रा। रॉर इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल T। ठीक है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका होता है। स्टोइकियोमेट्री आपकी बटे में जाएगी, रिएक्टेंट के लिए माइनस आएगा, कंसंट्रेशन में चेंज बटे टाइम, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या आएगी, अपॉन में आएगी। और ये प्लस का, क्योंकि प्रोडक्ट में जो है बच्चों सिंबल आपको माइनस रखना नहीं पड़ता है, रिएक्टेंट में माइनस रखना पड़ता है। डेल NO2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू, अब देखो O2 तो सिंगल है, स्टोइकियोमेट्री को है नहीं, तो बस डेल O2 अपॉन डेल T। थोड़ा सा अच्छे ढंग से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या है दिया, सबसे पहली बात क्या दी है, ROA ऑफ NO2 की ROA दी हुई है। तो गिवन जो डेटा है बच्चों यहाँ पर लिखना पड़ेगा। गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, बोले तो डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, यानी NO2 की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज अपॉन लिया गया टाइम, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। अब हम क्या करेंगे, रॉर को पकड़ेंगे और ये सेगमेंट पकड़ेंगे, इसी से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो रॉर इज इक्वल टू, सबसे पहला रॉर इज इक्वल टू 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल T, और ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस है ये। तो 1/4 रेट ऑफ अपीयरेंस, किसकी अपीयरेंस है बच्चों, ये NO2 की अपीयरेंस है। अच्छा 1/4 कितनी है, 3 है। बताओ NO2 की अपीयरेंस कितनी है, 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, मैंने एक रैंडम डेटा दिया है एग्जाम में, आपको ज़रूरी नहीं कि आपकी यही डिजिट और यही वैल्यूज़ आए। ठीक है ना, तो आपके पास आएगा क्या, 3/4 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। पहली बात निकल आई। ठीक है ना, फिर दूसरी बात करेंगे हम लोग। जी हाँ, चलो इधर कर लेते हैं दूसरी क्या निकालना है भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 के अपीयर होने की रेट। तो क्या आएगा, O2 की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज अपॉन लिया गया टाइम। तो फिर आ जाइए, अब रॉर को उठाओ और ये चीज़ उठाओ, इन दोनों को कंपेयर करके आप सवाल को सॉल्व करो। तो ROR इज इक्वल टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, आपको ये निकालना है ना, ये वाला, ये चीज़ निकालनी है। तो आप इसको रोके रखो, रॉर कितना आया है, 3/4 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, और इसका यूनिट क्या जाएगा, ROA O2 के लिए 3/4 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आपके पास आ रहा है टॉपिक, नेक्स्ट जो आपका है वो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2। तो ROD किसका, N2O5 का, सॉरी N2O5, अगर हम इसका निकालेंगे तो माइनस सिंबल इसमें आ जाएगा, क्योंकि डिसअपीयरेंस में माइनस रखना पड़ेगा, मैंडेटरी होता है बच्चों रखना। N2O5 अपॉन डेल T। अब क्या करेंगे, हम रॉर को पकड़ेंगे, ये रॉर और ये चीज़, इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
तो अब क्या करेंगे, रॉर इज इक्वल टू -1/2 del N2O5 अपॉन del T। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, 1/2 इधर ले लेंगे और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। चलो हम यहीं पर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पर लिखे ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है रेट ऑफ डिसोसिएशन किसका, N2O5 का। और इधर रॉर कितनी निकल गया है, 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास ROD जो N2O5 की आएगी वो आएगी 3/4 और मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। यूनिट क्या रहेगा सर, यूनिट रहेगा मोल, यूनिट रहेगा लीटर इनवर्स, हाँ जी, और यूनिट रहेगा सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हो गए जिसमें आप लोगों को ROD ROA का कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से ढंग से समझाने की कोशिश करी। 2-3 बार और आप इन सवालों को अपने आप से लगाने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक चीज़ और रह गई है, इसके बाद मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, काफ़ी लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक। मैं टॉपिक सेलेक्ट करके लेक्चर्स को शूट कर रहा हूँ कि मेरे इतने टॉपिक एक लेक्चर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर स्लो लग रहा हो तो आप 1.5x के ऊपर देख लीजिए, 2x पे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ ऑन योर चॉइस, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी कर सकते हैं। ग्राफ की बात करेंगे यहाँ पर बच्चों। 2 ग्राफ NCERT ने दिए हैं, ठीक है ना, बीचों बीच में लिखे रहा हूँ ग्राफ। तो ग्राफ यहाँ पर 2 दिए हुए NCERT ने, क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए और रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए। जी हाँ, अच्छा एग्जांपल अगर ले लें, A इज इक्वल टू मान लो B है, ठीक है ना। तो ये है रिएक्टेंट, क्या है ये, रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट। टाइम के अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन जो डिसअपियर होगी और इसकी कंसंट्रेशन अपीयर होगी, मतलब ये बढ़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीजमेंट आएगा, रिएक्टेंट घटेगा। चलो करते हैं काम हम लोग यहाँ पर। ये मेरे पास ग्राफ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। जी हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज होती है। और इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट बढ़ेगा ना रिएक्शन में, प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होगा। तो अब इनके ग्राफ में देखो बदलाव क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A और ये हो गया टाइम। मतलब शुरू में मान लो मेरे पास कंसंट्रेशन A की इतनी थी, फिर थोड़ा सा टाइम हुआ, मान लो ये 0 था, ये 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, 40 मिनट हुआ। तो कंसंट्रेशन लगातार क्या होती रहेगी, घटती रहेगी। ये घटी, फिर और घटी, फिर और घटी। ये ग्राफ नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखेगा आपको, ये चीज़ और ये चीज़। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का ग्राफ बच्चों डिक्लाइन ग्राफ होता है, ठीक है ना, नीचे की तरफ गिरता है ग्राफ। अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस की बात, क्योंकि कंसंट्रेशन A में टाइम के साथ में जो है डिक्रीजमेंट होता है, कमी होती है, इसलिए इसका ग्राफ टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन डाउन होती चली जाएगी, ग्राफ गिरता चला जाएगा, ठीक है ना। इधर आ जाइएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस में अगर हम बात करेंगे तो इधर मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट भी है, ये रिएक्टेंट है बच्चों, ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है बच्चों, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट, ठीक है। शुरू में प्रोडक्ट क्या होता है, 0 रिएक्शन के शुरू में, लेकिन 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, और जी हाँ 40 मिनट के बाद, ये टाइम है। हम क्या देखते हैं कि कंसंट्रेशन जो होती है ना वो बढ़ती चली जाती है, यानी इसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है ना। ये क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो होता है ना उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, ठीक है ना। तो ये 2 ग्राफ हैं जो NCERT में गिवन है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।